Hello everyone, welcome to Chem Scholar. How are you all? I hope you are doing good. My name is Vanita और आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 11 केमिस्ट्री का थर्ड चैप्टर क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज। तो ये चैप्टर ना बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। ये चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि पता है आपको, इससे ना इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट होती है। अगर आपको 11th केमिस्ट्री के आगे चैप्टर पढ़ने हैं और 12th में आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़नी है तो आपको सबसे पहले ये चैप्टर पढ़ना होगा, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज। तो ये चैप्टर में हम पढ़ने के वाले हैं। तो बेसिकली इस चैप्टर में हम ये देखने वाले हैं कि हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल की हिस्टोरिकल डेवलपमेंट हम देखेंगे, जिस पीरियोडिक टेबल को हम आज की डेट में मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के नाम से जानते हैं। और हम पढ़ने वाले हैं कि किस तरह से जब एलिमेंट का क्लासिफिकेशन हो रहा था उस वक्त जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था वो लॉजिकली एलिमेंट क्लासिफिकेशन को फॉलो कर रहा था। फाइनली हम देखेंगे फिजिकल स्ट्रेंथ इन केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट, यानी कि हम फिजिकल जो ट्रेंड्स होते हैं केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स के वो हम देखेंगे। तो इस चैप्टर का टारगेट हो गया सेट। इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं ये हमने देख लिया। अब शुरू करते हैं हमारा चैप्टर। तो ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मेरा एक क्वेश्चन है आपसे कि हमें इतने एलिमेंट को क्लासिफाई करने की जरूरत क्यों पड़ी? अगर मैं आपसे कहूँ कि आपके घर में बुक्स रखे हैं और उस बुक्स में से आपको ना केमिस्ट्री की बुक देनी है मुझे, तो आप क्या बड़े आसानी से दे दोगे? क्योंकि वो बुक ना आपने अच्छे से अरेंज करके रखी है और ज़्यादा बुक्स नहीं है। अगर वो बुक्स अरेंज करके नहीं रखी होगी फिर भी आप दे दोगे, क्योंकि आपके रूम में ज़्यादा बुक्स नहीं है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि आपको लाइब्रेरी में जाना है और उस लाइब्रेरी में ना कोई बुक्स अरेंज नहीं है, कोई बुक्स का सेपरेट ब्लॉक्स नहीं है, मतलब उस अलमारी में लाइब्रेरी के कोई बुक सेपरेटली सब्जेक्ट वाइज अरेंज नहीं है, आपको केमिस्ट्री की बुक निकाल के देनी है, तो क्या आप बड़े ही आसानी से वो केमिस्ट्री की बुक निकाल के मुझे दे दोगे? नहीं। क्यों? क्योंकि वो बुक बिल्कुल भी ऑर्गेनाइज नहीं थे, वो बुक अरेंज नहीं थे सब्जेक्ट वाइज, इसलिए आपको वो डिफिकल्ट जाएगा। तो इसी तरीके से जैसे कि हमें पता है, हमने 9th क्लास में पढ़ा है मैटर्स इन अवर सराउंडिंग में। जितने भी मैटर्स है, चाहे फिर वो लिविंग हो या नॉन लिविंग हो, वो ना एक एलिमेंट से बने हैं। और आज की डेट में टोटल 118 एलिमेंट्स इस नेचर में एग्जिस्ट करते हैं। तो इन 118 एलिमेंट को याद रखना और इन 118 एलिमेंट को ईच इंडिविजुअली इनकी फिजिकल और इनकी केमिकल प्रॉपर्टी को स्टडी करना, ये साइंटिस्टों के लिए बहुत बड़ा चैलेंज था। इसीलिए साइंटिस्टों ने सोचा क्यों ना हम इस एलिमेंट को जो सिमिलर प्रॉपर्टी शो करते हैं उन सारे एलिमेंट को एक ग्रुप में डाला जाए, तो हम इस नेचर में एग्जिस्ट करने वाले एलिमेंट को सेपरेटली स्टडी कर पाए और उनकी प्रॉपर्टीज को अच्छे से स्टडी कर पाए। इसीलिए साइंटिस्टों ने क्या किया, सभी एलिमेंट को अलग अलग करना शुरू कर दिया, यानी कि जो एलिमेंट सिमिलर प्रॉपर्टी शो करते हैं उनके अलग अलग ग्रुप साइंटिस्टों ने तैयार करना शुरू कर दिया। जब बात आई एलिमेंट को क्लासिफाई करने की, तो सबसे पहले जो साइंटिस्ट आए जिन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट किया था एलिमेंट को क्लासिफाई करने का, वो थे डॉब्रेनर। तो ये जो डॉब्रेनर थे इन्होंने ही सबसे पहले एलिमेंट को क्लासिफाई किया था। तो ये जो डॉब्रेनर थे इन्होंने अपने एलिमेंट को किस तरह से क्लासिफाई किया था? इन्होंने क्या किया था, टोटल 3 एलिमेंट लिए जिनकी प्रॉपर्टी सेम होगी और उन 3 एलिमेंट को एक ग्रुप में डाला और उस ग्रुप को उन्होंने क्या नाम दिया? ट्राइड्स। इसी को हम डॉब्रेनर्स ट्राइड्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? डॉब्रेनर ट्राइड्स कहते हैं। तो इन्होंने अपने जो ग्रुप में 3 एलिमेंट रखे थे जिसे ट्राइड्स कहा जाता है, उन्होंने उसको किस तरह से अरेंज किए थे? उन्होंने क्या किया था, उनका इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग उस एलिमेंट को सेट किए थे। तो उन्होंने जैसे कि फॉर एग्जांपल ये लिथियम है, इसका एटॉमिक वेट है 6.9, बाद में है सोडियम, इसका एटॉमिक वेट है 23.0, यानी कि लिथियम से ज्यादा है, यानी कि इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट। बाद में है पोटेशियम, इसका एटॉमिक वेट है 39.0, यानी कि
उन्होंने क्या किया, जो एलिमेंट 3 रखे थे, एक ग्रुप में 3 एलिमेंट जिसे ट्राइड्स कहा था, उसको इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस के अकॉर्डिंग उन्होंने रखा था। और दूसरी बात, इन्होंने अपने इस ट्राइड्स में क्या किया था कि जो फर्स्ट वाला एलिमेंट होगा और लास्ट वाला एलिमेंट होगा, इसको अगर हम दोनों को ऐड करेंगे तो इसकी जो एवरेज वैल्यू आएगी वो मिडल वाला जो एलिमेंट है उसके एटॉमिक मास के बराबर होगी। मैंने क्या बोला, समझा आपको, कि जो फर्स्ट वाला एलिमेंट है और लास्ट वाला एलिमेंट है, और जो ट्राइड्स है उसमें का जो फर्स्ट वाला और लास्ट वाला एलिमेंट है उसमें अगर इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो इसकी जो एवरेज वैल्यू आएगी वो किसके बराबर होगी, वो मिडल वाले एलिमेंट जो है उसके एटॉमिक वेट के बराबर होगी। तो डॉबरेनर ने एलिमेंट्स को इसी तरीके से अरेंज किया था, लेकिन इनका जो तरीका था ना एलिमेंट को अरेंज करने का, वो कुछ ही एलिमेंट पर अप्लीकेबल हो पाया। क्योंकि जब डॉबरेनर ने ये डॉबरेनर ट्राइड जब क्लासीफाई किया था, यानी कि डॉबरेनर ट्राइड जब निकाला था, तब कुछ ही एलिमेंट डिस्कवर हुए थे, करीबन 31 एलिमेंट डिस्कवर हुए थे। तो इनका जो डॉबरेनर ट्राइड्स था, वो ट्राइड्स वाला जो तरीका था एलिमेंट को क्लासिफाई करने का, वो कुछ ही एलिमेंट पर ये अप्लीकेबल हो पाया। इसीलिए इनका जो डॉबरेनर ट्राइड्स था ये यूजफुल नहीं हो पाया, इसीलिए ये जो डॉबरेनर ट्राइड जो था वो हो गया रिजेक्ट, जब डॉबरेनर का पीरियोडिक क्लासिफिकेशन फेल हो गया। अब इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि साइंटिस्ट ने डिस्कवरी करना छोड़ दिया और ट्राई ही नहीं किया। तो बाद में और एक साइंटिस्ट आए, उनका नाम था, डॉबरेनर से एनकरेज होकर ही ये साइंटिस्ट आए, उनका नाम था जॉन न्यूलॉन। तो ये जो जॉन न्यूलॉन थे, ये डॉबरेनर से ही एनकरेज हुए थे एलिमेंट को क्लासिफाई करने के लिए। तो ये जो जॉन डॉबरेनर जब एलिमेंट को क्लासिफाई कर रहे थे, उस वक्त टोटल 56 एलिमेंट डिस्कवर हो चुके थे। तो इन्होंने क्या किया, टोटल 56 एलिमेंट लिए और उन टोटल 56 एलिमेंट को फर्स्ट से लेकर 56 तक, हाइड्रोजन से लेकर थोरियम तक 56 तक इन्होंने क्या किया, सभी को उनके इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग उनको अरेंज किया। तो जब उन्होंने अरेंज किया इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग एलिमेंट को, तो उन्होंने ये देखा कि उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि हर 8वां एलिमेंट जो है वो फर्स्ट एलिमेंट की प्रॉपर्टी शो कर रहा है, यानी कि वो हर 8वां एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट को रिसेंबल कर रहा है। तो इन्होंने क्या किया, जब फर्स्ट एलिमेंट और 8वें एलिमेंट यानी कि दोनों की प्रॉपर्टी सेम है, तो इन्होंने क्या किया, इसको कंपेयर किया ऑक्टेव से, जो कि किस में पाया जाता है, जो म्यूजिक में पाया जाता है। तो इंडियन म्यूजिक सिस्टम में जो म्यूजिक के नोट्स है वो कौन से हैं, सा रे ग म प ध नि, और इसी को वेस्टर्न में यानी कि वेस्ट कंट्री में इसी नोट्स को कहा जाता है डो रे मी फा सो ला टी। तो इन्होंने क्या किया, उस एलिमेंट को जो कि फर्स्ट और 8वां एलिमेंट है, जो सेम प्रॉपर्टी शो कर रहे थे, उसको इन्होंने कंपेयर किया ऑक्टेव से और उसी को इन्होंने नाम दिया लॉ ऑफ ऑक्टेव। तो इन्होंने क्या किया, अपना पीरियोडिक टेबल बना लिया। तो अपने पीरियोडिक टेबल में जो म्यूजिकल सिस्टम के 8 जो नोट्स थे यानी कि ऑक्टेव थे उनको लिख लिया। बाद में उसके नीचे 7 एलिमेंट लिख लिए और 7 एलिमेंट होने के बाद जो फर्स्ट एलिमेंट है उसके नीचे 8वां एलिमेंट लिखा। क्यों, क्योंकि ये फर्स्ट एलिमेंट जो है वो 8वें एलिमेंट का जो प्रॉपर्टी है वो शो कर रहा था, यानी कि हाइड्रोजन और फ्लोरीन की जो प्रॉपर्टी है वो सेम थी, इसीलिए ये इसको इन्होंने एक ग्रुप में डाल दिया। इसी तरीके से बाद में इन्होंने बाकी एलिमेंट्स को लिखे और उसके नीचे यानी कि इसका 8वां एलिमेंट कौन सा है, क्लोरीन है। तो इसी तरीके से इन्होंने हर एक एलिमेंट के नीचे उसका 8वां एलिमेंट लिखते गए, और जो कि फर्स्ट एलिमेंट और 8वें एलिमेंट की प्रॉपर्टी सेम शो कर रहा था। इसीलिए इन्होंने इसी तरीके से इन्होंने जो 56 एलिमेंट थे, सारे के सारे एलिमेंट को इसी तरीके से अपने पीरियोडिक टेबल में क्लासिफाई किया था। लेकिन इन्होंने जो पीरियोडिक टेबल बनाया था जिसमें के एलिमेंट को क्लासिफाई किया था, उसमें कुछ थे ड्रॉबैक्स। अब इसमें क्या ड्रॉबैक थे, इसमें फर्स्ट ड्रॉबैक ये था, इन्होंने कह दिया था कि टोटल 56 एलिमेंट ही है, फ्यूचर में और कोई एलिमेंट डिस्कवर होंगे ही नहीं।
तो इनकी सबसे पहली बड़ी गलती तो यही थी कि इन्होंने क्या कहा कि 56 एलिमेंट ही है एग्जिस्ट करते हैं और फ्यूचर में कोई एलिमेंट एग्जिस्ट करेंगे ही नहीं। लेकिन इसका हुआ उल्टा, क्योंकि फ्यूचर में और एलिमेंट डिस्कवर हुए। जब एलिमेंट डिस्कवर हुए तो उस एलिमेंट को इस पीरियोडिक टेबल में उस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग फिट करने के लिए इन्होंने जगह छोड़ी नहीं थी, क्योंकि अगर नए एलिमेंट को हम पुराने वाले एलिमेंट को हटाकर रखते हैं तो क्या होता है। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के बाद हाइड्रोजन और लिथियम के बीच में कोई एलिमेंट डिस्कवर हुआ है। अगर हाइड्रोजन के बाद दूसरे एलिमेंट को रखते हैं तो फिर लिथियम बोलता है कि मैं कहाँ जाऊँ। अगर लिथियम बेरिलियम की जगह जाता तो बेरिलियम बोलता है कि मैं कहाँ जाऊँ। तो इसी तरीके से जब एक एलिमेंट बिगड़ा तो इसका मतलब क्या है, मतलब पूरे की पूरी जो सिस्टम है जिन्होंने एडजस्ट किया था इस ग्रुप को, पीरियोडिक टेबल को ग्रुप में एडजस्ट किया था, वो पूरा का पूरा ग्रुप ही बिगड़ गया, उसका एडजस्टमेंट ही हटने लगा। पहले जो एलिमेंट को एडजस्ट किया था वो पूरा का पूरा उस ग्रुप का एडजस्टमेंट ही हटने लगा। तो इसीलिए इनका जो लॉ ऑफ ऑक्टेव था वो कैल्शियम तक ही अप्लीकेबल हो पाया, यानी कि कैल्शियम जो एलिमेंट था उसी तक ही अप्लीकेबल हो पाया। जो फ्यूचर में डिस्कवर एलिमेंट हुए उन एलिमेंट पर इनका जो लॉ ऑफ ऑक्टेव था वो अप्लीकेबल नहीं हो पाया, इसीलिए इनका जो लॉ ऑफ ऑक्टेव था वो हो गया फेल। यानी कि लॉ ऑफ ऑक्टेव को लोगों ने मानने से इनकार कर दिया और लॉ ऑफ ऑक्टेव जो था एलिमेंट को क्लासिफाई करने के लिए जो कि बनाया गया था वो हो गया रिजेक्ट। जब न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव फेल हुआ, न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव को रिजेक्ट किया गया, तब और एक साइंटिस्ट आए, उनका नाम था मेंडलीव। उनका नाम था मेंडलीव। तो ये जो मेंडलीव थे, इन्होंने जब क्लासिफाई किया था एलिमेंट को तो इनके वक्त टोटल कितने थे, 63 एलिमेंट डिस्कवर हो चुके थे। तो इन्होंने क्या किया, सबसे पहले 63 एलिमेंट को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया। अब इन्होंने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को क्यों चूज किया होगा बाकी 63 एलिमेंट के साथ रिएक्ट करने के लिए, तो इन्होंने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को इसलिए चूज किया था क्योंकि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है वो ना किसी भी एलिमेंट के साथ रिएक्ट होके इजीली नए कंपाउंड फॉर्म करते हैं। तो इसीलिए इन्होंने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों चूज किए थे। बाद में इन्होंने क्या किया, जो 63 एलिमेंट थे उनको रिएक्ट करने के बाद में, फॉर एग्जांपल अगर इन्होंने सोडियम को रिएक्ट किया होगा ऑक्सीजन के साथ तो इससे क्या फॉर्म हुआ होगा, सोडियम ऑक्साइड। अगर इन्होंने लिथियम को रिएक्ट किया होगा ऑक्सीजन के साथ तो इससे क्या फॉर्म हुआ होगा, लिथियम ऑक्साइड। फॉर एग्जाम्पल अगर इन्होंने सोडियम को रिएक्ट किया होगा हाइड्रोजन के साथ तो क्या फॉर्म हुआ होगा उससे, सोडियम हाइड्रोक्साइड। अगर इन्होंने लिथियम को हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट किया होगा तो क्या फॉर्म हुआ होगा, लिथियम ऑक्साइड। तो इसका मतलब इन्होंने जो एलिमेंट को रिएक्ट किया था ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के साथ उससे इन्हें क्या मिला, हाइड्रोक्साइड मिले और ऑक्साइड मिले। तो इन्होंने क्या किया, जो भी सिमिलर प्रॉपर्टी शो करता है, जिस तरह से जब लिथियम और सोडियम यहाँ पे है जो कि सोडियम ऑक्साइड बना रहा है और सोडियम हाइड्रोक्साइड बना रहा है, लिथियम ऑक्साइड बना रहा है, लिथियम हाइड्रोक्साइड बना रहा है, तो इसी तरीके से जो सिमिलर प्रॉपर्टी शो करते हैं उनको इन्होंने क्या किया, एक ग्रुप में डाल दिया। तो इनका जो पीरियोडिक टेबल था वो कुछ इस तरह से था। इनके पीरियोडिक टेबल में जो थे वो टोटल कितने थे, 8 ग्रुप्स थे और पीरियड जो है कितने थे, पीरियड जो है वो टोटल कितने थे, 6 थे। तो इन जो ग्रुप थे, इन ग्रुप में 2 सब ग्रुप थे, यानी कि एक ग्रुप के 2 सब ग्रुप थे, ए एंड बी। तो इन्होंने क्या किया, सारे के सारे एलिमेंट को जो सिमिलर प्रॉपर्टी शो करता है उनको एक ग्रुप में डाला। बाद में इन्होंने क्या किया, जब इन्होंने ये ग्रुप में रखे थे सारे के सारे एलिमेंट 63, तो इनको एक ऑब्जर्वेशन मिला। इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया है, इन्होंने एक ऑब्जर्व की थी बात, वो क्या बात थी कि हर एक इंटरवल के बाद जो प्रॉपर्टी जो थी एलिमेंट की केमिकल और फिजिकल वो रिपीट हो रही थी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिथियम है, लिथियम और सोडियम की प्रॉपर्टी सेम है इसीलिए तो ये एक ही ग्रुप में है। तो लिथियम और सोडियम की प्रॉपर्टी सेम होने के बावजूद लिथियम के बाद सोडियम आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे इतने एलिमेंट्स आने के बाद, यानी कि इतना एक इंटरवल होने के बाद यहाँ पे आया सोडियम, यानी कि सेम प्रॉपर्टी आई लिथियम जैसी।
इसी तरीके से बाकी एलिमेंट के भी, यहाँ पे क्लोरीन होने के बाद यहाँ पे आया पोटेशियम, यानी कि इतना एक इंटरवल पूरा होने के बाद यहाँ पे आया पोटेशियम, जो कि एक ही सिमिलर प्रॉपर्टी शो करता है, यानी कि ये एक ही ग्रुप में थे इसलिए ये सिमिलर प्रॉपर्टी शो करते थे। इसी के बेसिस पर इन्होंने क्या किया, मेंडलवा पीरियोडिक लॉ एस्टेब्लिश किया। तो मेंडलवा पीरियोडिक लॉ में क्या था, द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट आर द फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। तो इसका मतलब ये है कि हर एक इंटरवल के बाद जो केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी है एक एलिमेंट की वो रीअकर हो रही है, यानी कि रीअकरेंस हो रही है, रिपीट हो रही है, उसी को हम बोलते हैं पीरियोडिसिटी। बाद में और एक दूसरी बात थी इनके पीरियोडिक टेबल में, वो क्या थी, जब इन्होंने एलिमेंट को रखा था, मतलब इन्होंने एलिमेंट को इंटेंशनली उनके एटॉमिक इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग नहीं रखा था पीरियड में, इन्होंने ग्रुप में रखा था इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग, लेकिन पीरियड में इन्होंने नहीं रखा था इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग। लेकिन इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि ये जो एलिमेंट्स है ग्रुप में अपने आप इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग अरेंज हो गए। तो ये जो मेंडलव जो थे ना, ये पीरियोडिक टेबल के ऊपर बहुत मेहनत किए थे। कैसे, इन्होंने जो फ्यूचर में प्रेडिक्ट होने वाले एलिमेंट होंगे उनके लिए भी जगह छोड़ी थी। कहाँ पे जगह छोड़ी थी, देखो यहाँ पे गैप है, यहाँ पे गैप है। तो इन्होंने इस तरह से, यानी कि फ्यूचर में जब एलिमेंट डिस्कवर हो गए तो वो एलिमेंट की जगह यहाँ पे होगी। अब ठीक है, इन्होंने जगह तो छोड़ी, लेकिन इन्होंने ये जगह किस बेसिस पे छोड़ी, कि इन्हें कैसे पता चला कि जो फ्यूचर में डिस्कवर होगा एलिमेंट वो इसी जगह पे आएगा। तो इन्होंने क्या लॉजिक लगाया, जिन दो एलिमेंट के बीच में का एटॉमिक मास का डिफरेंस सबसे ज्यादा होगा उसके बीच में उन्होंने जगह छोड़ी थी फ्यूचर में डिस्कवर होने वाले एलिमेंट्स के लिए। तो इन्होंने फ्यूचर में डिस्कवर होने वाले एलिमेंट के नाम भी रख दिए थे, जैसे कि अगर एल्यूमिनियम पे नीचे कोई एलिमेंट आ रहा है तो उसका नाम होगा इका एल्यूमिनियम। तो इस तरह से इन्होंने बहुत से एलिमेंट के नाम रख दिए थे फ्यूचर में डिस्कवर होने वाले। तो इनका जो पीरियोडिक टेबल था वो बहुत ही, मतलब इन्होंने बहुत मेहनत की थी अपने पीरियोडिक टेबल पर। तो इनका जो पीरियोडिक टेबल था वो बहुत ही एक्सेप्टेबल था, इसलिए लोग जो है इनके पीरियोडिक टेबल को एक्सेप्ट करने लगे। तो लोगों ने इनसे पूछा कि अगर नोबेल गैस डिस्कवर हो गई तो फिर उन्हें कहाँ रखा जाएगा। तो उन्होंने, इनके पास जो है इसका भी जवाब था, उन्होंने इसका भी जवाब अपने पास तैयार रखा था। इन्होंने क्या कहा कि जब नोबेल गैस डिस्कवर हो गए तो वो नोबेल गैस का एक डिफरेंट ग्रुप यहाँ पे होगा, यानी कि उनका डिफरेंट ग्रुप जो है वो अलग ही होगा नोबेल गैस का। तो इनके जो मेंडलवा जो पीरियोडिक टेबल था, इन्होंने पूरी कसर मतलब लगा दी, पूरी की पूरी मेहनत लगा दी मेंडलवा टेबल को प्रिपेयर करने के लिए, सारे ड्रॉबैक्स को हटाने के लिए। बट अनफॉर्चुनेटली इनके जो मेंडलवा पीरियोडिक टेबल था इनमें भी कुछ ड्रॉबैक्स थे। तो फर्स्ट ड्रॉबैक ये था कि इन्होंने अपने टेबल में आइसोटोप के लिए जगह नहीं छोड़ी थी, क्योंकि आइसोटोप का एटॉमिक नंबर होता है सेम लेकिन उसका एटॉमिक मास होता है डिफरेंट। तो फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स हैं, आपको पता है 9th में आपने पढ़ चुके हैं। तो ये हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स है, तो इनका मास भी अलग अलग है। तो इनका जो अलग अलग मास है तो इनके मास के अकॉर्डिंग इनको एक अलग स्लॉट मिलना चाहिए था पीरियोडिक टेबल में, लेकिन नहीं मिला, इसे बिल्कुल ही निग्लेक्ट किया गया। तो आइसोटोप वाला कॉन्सेप्ट जो था वो इस टेबल में था ही नहीं, इस कॉन्सेप्ट को बिल्कुल ही निग्लेक्ट किया गया। और सेकंड क्या था, हाइड्रोजन, जो हाइड्रोजन की पोजीशन थी वो मेटल वाले कॉलम में रखी गई थी, जबकि हाइड्रोजन जो है वो क्या है, नॉन मेटल है, इसे नॉन मेटल के कॉलम में रखना चाहिए था, लेकिन इसे रखा गया मेटल वाले कॉलम में। लेकिन इसका जवाब जो था वो मेंडलीव के पास नहीं था। और तीसरा जो ड्रॉबैक ये था कि इन्होंने एलिमेंट को इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग रखने के चक्कर में इन्होंने क्या किया, जो एलिमेंट थे कुछ लाइटर एलिमेंट बाद में रखे, उसके पहले हेवियर एलिमेंट रखे, यानी कि लाइटर एलिमेंट पहले होने चाहिए, बाद में हेवियर एलिमेंट होने चाहिए। लेकिन इन्होंने क्या किया, सबसे पहले कुछ एलिमेंट जो थे हेवियर एलिमेंट पहले रखे, बाद में उसके पीछे लाइटर एलिमेंट रखे। तो इसका भी जवाब इनके पास नहीं था। और फोर्थ ड्रॉबैक ये था, इन्होंने जब जगह छोड़ी थी यानी कि गैप छोड़ी थी फ्यूचर में डिस्कवर होने वाले एलिमेंट के लिए, तो उन गैप के बीच में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स आएंगे इसका भी जवाब इनके पास नहीं था। तो ये थे मेंडलवा पीरियोडिक टेबल के कुछ ड्रॉबैक्स।
तो ड्रॉबैक्स निकलने के बाद में और एक मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आया। इसी को मेंडलीय पीरियोडिक टेबल को ही मॉडिफाई करके मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनाया गया, जिसे हम आज की डेट में जानते हैं। तो ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल क्या होता है ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको ये वीडियो हेल्पफुल रही होगी। अगर ये वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल रही हो तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब एंड वीडियो को कर दीजिए लाइक एंड शेयर।